हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एमसीक्यूज ऑन सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया फॉर द सिक्स्थ सेम बैच 2018 एंड द बैकलॉग बैचेस ऑफ 2016 एंड 2017। सो इट इज़ पार्ट सेकंड ऑफ द सीरीज़। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो वीडियो को स्किप मत करना है, एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ऑलरेडी हमने 30 MCQs डिस्कस किए थे पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे 31st, यानी जो 31st क्वेश्चन है वहाँ से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्राइम एंड डेवेनेस इज फॉल्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस या इन स्टेटमेंट्स में वो कौन सा स्टेटमेंट या ऑप्शन है जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो वर्ड्स है क्राइम या फिर डेवेनेस, ठीक है, इनके मानद, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इनके रिगार्डिंग। ओके, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डेवेनेस इज नॉर्मली सैंक्शनड बाय लॉ, ठीक है। और जो बाकी तीन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इन वर्ड्स के मानद, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट ये जो ऑप्शन नंबर 4 है डेवेनेस इज नॉर्मली सैंक्शनड बाय लॉ, सो इट इज टोटली फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग crime and deveneess. Okay, option number D is the correct answer for this question. So question number 32, that is Robert Maritan's ideas on crime and deveneess make us of the concept of anomie what does. So it does social strain. Option number C, that is social strain is the correct answer for this question. Okay, so next question is question number 3, that is the dimension of poverty is. तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी इज। तो डायमेंशंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है लैक ऑफ लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज, इट इज़ वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। ओके, दूसरा है इन एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज, इट इज़ ऑल्सो ए डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट वन इज फीलिंग of insecurity and frustration, so it is also a dimension of poverty. So option number D, that is all of the above. Okay, all of the above is the correct answer for this question. So option number D, that is all of the above is the correct answer for this question. So next question is what is the cause of poverty. तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि cause of poverty है क्या, ठीक है। तो अगर हम काजेस की बात करेंगे वो तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर हम मेन काज की बात करेंगे तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, बेसिक नेसेसिटीज़ की अगर हम बात करेंगे जिसमें फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ठीक है, तो ये जो मेन काजेस रहते हैं पॉवर्टी के, ठीक है, मतलब ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ है एक इंसान को तब हम पोअर कहते हैं जब उसको ये बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल नहीं होती है, ठीक है। मतलब जब वो BPL के रेंज में आता है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के रेंज में आता है, तब हम एक इंसान को कहते हैं कि ही इज़ ए पोअर। ओके, तो यहाँ पे हमने बताना है कि काजेज ऑफ पोअर, ठीक है, यानी काजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है। अगर हम काजेज की बात करेंगे यहाँ पे बहुत सारे काजेज हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो है MCQs टाइप, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप होता, ठीक है, क्या होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए हमें हमेशा अगर हम एग्जाम में होते हैं, ठीक है, अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें उसी के थ्रू जाना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शंस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे MCQ पैटर्न है, ठीक है, तो जितने भी ऑप्शंस आपको दिखने को मिलेंगे वहाँ पे और जैसे भी वो है, ठीक है, चाहे आपको पता है कि क्या काजेज है, लेकिन जब आपको वो काजेज अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है, मतलब जो एग्जामिनर होता है उसका जो माइंडसेट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है पढ़ाने वाले से, ठीक है। तो जो जिसको पढ़ाना होता है उसको पता है कि मतलब
उसको थोड़ी पता होता है कि ये जो एग्जामिनर है किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में सेट करेगा, ठीक है। बट आपको हमेशा क्वेश्चन के थ्रू जाना होगा, ठीक है। जो ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बताना है कि काजेज ऑफ पोवर्टी, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इंडिविजुअल, कल्चर ऑफ सब कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे हमने ये ध्यान नहीं देना है कि काजेज क्या है, ठीक है। अगर हम ये सकते हैं कि मतलब रैपिड ग्रोथ, ठीक है, रैपिड ग्रोथ इज वन ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, या हम कह सकते हैं कि लो लिटरेसी रेट, ठीक है। ये जो काज बनते हैं किसके, पोवर्टी के, यानी जो एक गरीब बंदा होता है, जो अनपढ़ बंदा होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि मतलब अगर मैं फैमिली बढ़ाना चाहता हूँ तो उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं, ठीक है। यानी ही इज़ टोटली अनअवेयर अबाउट दिस थिंग्स। उसको पता ही नहीं होता है कि पोवर्टी के, या हम कह सकते हैं कि जो लिटरेसी है, जो एजुकेशन है, मतलब उसके कितने क्या फ़ायदे हैं। अगर जो एजुकेशन पर्सन होगा, ठीक है, उसको पता होता है कि मतलब फैमिली प्लानिंग क्या होती है, बाकी चीज़ें क्या होती है, ठीक है। मुझे किस तरह से अपनी फैमिली को क्या करना, स्टेबलाइज करना, मुझे अपनी फैमिली को किस तरह से मैनेज करना, ये एक एजुकेटेड पर्सन जानता है। लेकिन जो इलिटरेट पर्सन होता है उसको ये सब चीज़ें बिल्कुल पता नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो इन चीज़ों से बिल्कुल अनअवेयर होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो एक मेन काज रहता है जिसकी वजह से पोवर्टी बनती है, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता ही होता है कि जो इलिटरेट बंदा होता है उसके पास 5-10 बच्चे होते ही रहते हैं, ठीक है। इसको मतलब ये आप लोग जोक समझोगे या कुछ और समझोगे तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे काजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसी के थ्रू आपको आंसर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे अपनी मनमानी नहीं चलती है। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज all of the above is the correct answer for this question. तो next question is question number 35, that is the problem faced by the poor in India. तो problem faced by poor in India यानी इंडिया में जो poor people होते हैं वो किन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, या हम कह सकते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। क्या होती है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी उनको सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। यानी उनको नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे मतलब भेदभाव किए जाते हैं उनके साथ। आप सबको पता ही होगा, आप लोग इस चीज़ से अवेयर हो, ठीक है। तो दूसरी की अगर हम बात करेंगे हाउसिंग की, वो तो आपको पता ही होगा। तीसरी अगर हम बात करेंगे सब कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है मतलब ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो आंसर्स मेंशन किए गए हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि एक बंदा फेस करता है, ठीक है। अगर वो किस लाइन में आता है? बिलो पॉवर्टी लाइन में, यानी अगर वो इस रेखा में आता है, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर वो इस कैटेगरी में आता है तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे लिखी है उन्होंने, कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो मैंने पहले ही कहा कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी मनमानी नहीं चलेगी। तो ये मतलब आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन के थ्रू जाना होगा। सो कि जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, उसको पता होता है कि बच्चे कहाँ पे फंसने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारी ऑप्शंस है, ये जो प्रॉब्लम्स है, हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है एक गरीब इंसान को, कहाँ पे? इंडिया में, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 36 दैट इज व्हाट इज द इफेक्टिव मेजर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। तो इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन में हमने ये पूछना है कि हमने ये बताना है कि इफेक्टिव मेजर्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन आप सबको पता होना चाहिए कि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है, यानी पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए हमें किन किन मेजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। यानी किन मेजर्स को यहाँ पे अमल में लाना पड़ेगा। तो आप सबको पता ही होना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी इनकम का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर हम इनकम को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मे बी ये जो पॉवर्टी है इट माइट बी इरेडिकेट, ओके। तो दूसरी जो यहाँ पे है वो है कंटेनिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको पता ही होगा कि जो राइजिंग प्राइसेस होते हैं, ठीक है, दिन ब दिन जो प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर हम उसको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, यानी अगर हम उसको रोक सकते हैं, अगर हम उसको कम कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम गरीबी को थोड़ा सा हटा सकते हैं, ओके। So last one is that is encouraging private investment, okay.
तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आप सबको पता ही होना कि मतलब हमें एनकरेज करना चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So next question is question number 7, that is aging definition fall into which category. So all of the above is the correct answer for this question. Okay, so next question is question number 38, that is problems faced by the aged. यानी जो aged का मतलब ही होता है, aged का मतलब क्या होता है, बुजुर्ग लोग, ठीक है। यानी यहाँ पे पर्सन नहीं बताया गया है, लेकिन aged का मतलब ही होता है जो बंदा मतलब किसके ऊपर हो, 60s के ऊपर हो, ठीक है। तो aged मतलब अगर हम लिटरली मीनिंग इसकी जानेंगे तो एजड का मतलब ही होता है बुजुर्ग। हम एजड किसे कहते हैं, जब हम किसी को बोलते हैं कि मतलब अगर हम किसी जगह पे जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी और जगह पे जाते हैं, जब हम किसी बुजुर्ग को देखते हैं कि हम बोलते हैं कि ये एजड बंदा है, हमें इसको जगह छोड़नी चाहिए, ठीक है। या हम उसको बोलते हैं कि आओ हमारी सीट पे बैठो, तो यही होता है सब कुछ। तो क्या होता है यहाँ पे बताना है कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एजड। तो कौन सी प्रॉब्लम्स जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ठीक है। फॉलिंग हेल्थ, ये आप सबको पता ही होना चाहिए कि फॉलिंग हेल्थ यानी उनकी सेहत में थोड़ी सी हलचल मची होती है आखिर के दिनों में, ठीक है। सो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, ये आपको पता होगा, ठीक है। आइसोलेशन, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यानी उनके जो एजड पर्सन होते हैं उनके सेहत में हमेशा गड़बड़ रहता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज द नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन वाज एनेक्टेड इन विच ईयर. तो ये जो नेशनल पॉलिसी है फॉर ओल्डर पर्सन, ठीक है, तो इसे कब अमल में लाया गया था, किस साल में इसे अमल में लाया गया था? इसे लाया गया था इन द ईयर ऑफ 1999. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So question number 40, that is elder abuse includes. So it includes physical abuse, sexual abuse and psychological abuse. All of the above is the correct answer for this question. Next question is which day is officially recognized as United Nations World Elder Abuse Awareness Day. So option number, यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे ऑप्शन दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। So 15th June, ठीक है, 15th June is recognized as United Nations World Elder Abuse Awareness Day. Remember the date, okay? Option number C is the correct answer for this question, that is 15th June. So next question is child abuse include. So child abuse include, it includes physical, sexual and emotional, okay, emotional abuses. So option number A is the correct answer for this question. So next question is question number 43, that is which article says that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or in any hazardous employment. Okay, तो hazardous की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, hazardous का मतलब होता है खतरनाक। क्या होता है इसका मतलब? खतरनाक, ओके। तो यहाँ पे बताना है हमें कि विच आर्टिकल सेज, वो कौन सा आर्टिकल है जो हमें बताता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। तो जो भी बंदे ठीक है, जो भी बच्चे इस एज ग्रुप में लाए होते हैं या इस एज ग्रुप से मतलब नीचे है, ठीक है, यानी जिनकी एज बिलो द 14 ईयर्स है, ठीक है, तो उन बच्चों को कहा गया है कि वो किसी भी जगह पे किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि आर्टिकल, वो कौन सा आर्टिकल है जो हमें ये बताता है कि जो भी बच्चे बिलो द एज ऑफ 14 है, यानी जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उन्हें बताया गया है कि आप किसी भी जगह पे, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी और प्लांट में काम नहीं कर सकते हो, या किसी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है कि किसी खतरनाक जगह पे आप काम कर नहीं सकते हो जहाँ पे किसी तरह का खतरा हो, ठीक है। तो अगर वो बच्चा या बंदा जो भी है, मान के ले चलो, ठीक है, अगर वो बच्चा वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स को चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत उन्हें सज़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमने बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो हमें ये सब कुछ बताता है, ठीक है। सो आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी जो भी बच्चा बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स है, ठीक है, वो किसी भी फैक्ट्री, किसी भी प्लांट या किसी भी हैजार्डस जगह पे काम नहीं कर सकता
काम नहीं कर सकता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो ऑप्शन number A is the correct answer for this question. So next question is that is crime against means. So it means criminal violence, domestic violence and social violence. So all of the above is the correct answer for this question. So question number 45 that is rape, abduction, murder is an example of. ठीक है, so it's an example of criminal violence. So next question is dowry deaths, wife bettering is an example of. तो डाउरी डेथ्स का मतलब ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब किसी लड़की की शादी होती है, ठीक है, उसके बाद जो उसके इन लॉज होते हैं वो उसे डिमांड करते हैं कि आपने ऐसे चीज़ें लानी है, ठीक है, आपने वो चीज़ लानी है, ठीक है, आपने कोई कार लानी है, ठीक है, आपने अपने हस्बैंड के लिए ये चीज़ लाना है। ठीक है, तो जब वो उसे डिमांड करते हैं, यानी डाउरी के लिए वो डिमांड करते हैं, लेकिन जो ये लड़की होती है, मान के चलो कि वो किसी गरीब या वो किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, वो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती है। ठीक है, तो एक वजह मतलब एक वजह ऐसा बनता है कि जब वो लड़की अपने आप को मारने पे उतर आती है। ठीक है, यानी वो अपने आप को कभी कभार जहर खाती है, फांसी देती है, तो मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि डाउरी डेथ वही होता है। ठीक है, उसके बाद होता है वाइफ बैटरिंग। ठीक है, वाइफ बैटरिंग की अगर हम यहाँ बात करेंगे कि वो अपनी बीवी को मारता है। ठीक है, सो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह का एग्जाम्पल है? सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, क्या? It's an example of domestic violence. Option number B is the correct answer for this question. Next question is that is female phytocide ईव टीजिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फीमेल फाइटोसाइड और ईव टीजिंग ये किस तरह की एग्जाम्पल है? ठीक है, तो ईव टीजिंग आपको पता होना चाहिए कि ईव टीजिंग हम किससे कहते हैं। ईव टीजिंग का मतलब ही होता है कि जब कोई लड़की रास्ते से जा रही है, किसी मतलब कोई भी लड़की या कॉलेज के लिए जा रही है या किसी और जगह के लिए जा रही है, मार्केट जा रहे हैं, तो पीछे जो लड़के बैठे होते हैं वो उसको कमेंट करते हैं पीछे, मतलब बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, बहुत सारे लड़के बैठते हैं, और जो लड़की निकलती है सामने, उसके बाद वो लड़के जब वो थोड़ी सी दूर जाती है तो लड़के पीछे क्या करते हैं, लड़के पीछे कमेंट करते हैं, तो उससे हम ईव टीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो किस में आता है? वो आता है सोशल वायलेंस में। ओके, ऑप्शन नंबर C is the correct answer for this question. So next question is question number 48 that is in honor killing, it's a murder committed by. So option number B that is family members. So next question is that is in which year was the National Adult Education Program launched? So it was launched in the year of 1978, 1st October 1978. So next question is which is a type of delinquency? तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि टाइप्स ऑफ डेलिकेंसी। तो टाइप्स ऑफ डेलिकेंसी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है इंडिविजुअल डेलिकेंसी, ऑर्गेनाइज्ड डेलिकेंसी, सिचुएशनल डेलिकेंसी। सो ये जो तीन ऑप्शंस है ये तीनों ही इसके टाइप्स है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51 दैट इज व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ट्रीटिंग डेलिकेंट्स। यानी यहाँ पे हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मेथड, वो कौन सा तरीका है, ठीक है, टू ट्रीट द डेलिकेंट्स। ये जो डेलिकेंट्स होते हैं इन्हें ट्रीट करने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो हम करते हैं साइकोथेरेपी, रियलिटी थेरेपी और एक्टिविटी थेरेपी का इस्तेमाल। ठीक है, यानी ये जो मेथड्स है ये तीनों मेथड्स है फॉर ट्रीटिंग डेलिकेंट्स, यानी डेलिकेंट्स के साथ ट्रीट करना हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एनेक्टेड? सो इट वाज एनेक्टेड इन द ईयर ऑफ 2005. So next question is what is not a type of alcoholic drinker? So option number C that is non-drinker is the correct answer for this question. So question number 54 that is what is the full form of IMFL? So it stands for Indian Made Foreign Liquor. Okay. So next question is what is the treatment of alcoholics? So option number D is the correct answer for this question. So next question is which is not a category of abusable drug? Okay, so option number D that is migraine is the correct answer for this question. So next question is which of the following statement is true? HIV
कॉज इट एड्स, तो आप सबको पता ही होना चाहिए कि ये जो HIV वायरस है, ठीक है, HIV वायरस जो है इसकी वजह से एड्स होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज HIV stands for, so it stands for human immunodeficiency virus, okay। So next question is HIV is not transmitted by, तो अगर आपको पता होगा, ठीक है, कि ये जो HIV है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, तो ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ये होता है अनक्लीन सर्जन के साथ, मतलब अगर जो अनक्लीन सर्जन होता है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। दूसरे की अगर हम बात करेंगे मदर टू चाइल्ड, ठीक है, यानी माँ से लेके बच्चे तक, ठीक है। अगर मान के चलो कोई माँ है, ठीक है, वो बच्चे को क्या करती है, वो बच्चे को दूध देती है, तो उस टाइम जो HIV वायरस है, अगर माँ इन्फेक्टेड है तो बच्चा भी इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी क्या ये जो HIV वायरस है ये ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। सो दैट नेक्स्ट वन इज दैट इज टचिंग, तो अगर कोई बंदा, मान के चलो कोई भी पर्सन, ये जो ए पर्सन है, अगर ये HIV वायरस से इन्फेक्टेड है, अगर हम इसके साथ हैंडशेक कर सकते हैं या इसके साथ हग कर सकते हैं, ठीक है, तो एट द टाइम वो मतलब हमें किसी भी तरह का खतरा नहीं रहता है, यानी उस टाइम जो HIV वायरस होता है वो ट्रांसमिट नहीं होता है उस पर्सन से, मतलब ए पर्सन से लेके बी पर्सन तक, ठीक है, क्योंकि टच करने से ये जो HIV वायरस होता है ये ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है। So next question is that is question number 60 and the last question of the session, that is what is the full form of AIDS। तो AIDS की full form क्या है, वो है acquired immunodeficiency syndrome, okay। So that was all about today's topic, hope you like this video। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।